हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का क्लास जैसे क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी है आज का क्लास, आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन जस्ट ध्यान देते रहना है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पहला टॉपिक है, ब्रॉडली देखा जाए तो आज हम लोग 3 टॉपिक करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो है एसी सर्किट containing only a register, ऐसी सर्किट containing only a register, इसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी कहा जाता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ध्यान देना है। चलो एक रजिस्टर ले लेते हैं, जिसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, और इस पे हम लोगों ने अप्लाई किया ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो आप ऐसे लैंग्वेज लिख सकते हो कि कंसिडर ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, सर्किट में क्या है, सिर्फ एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। सर्किट में सिर्फ there is only a register in the circuit, इसलिए इसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। EMF at time t, EMF at time t is equals to A naught sin of omega t, या आप V इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में आप देखोगे V इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। देन करंट एट टाइम टी हम लोग को निकालना है। करंट एट टाइम टी क्या होगा? करंट एट टाइम टी क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दीजिए। करंट एट टाइम टी इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू ईएमएफ एट टाइम टी बाय रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया, ये तो हम लोग को पता है। यहां पे रजिस्टर के अक्रॉस लगाया गया एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया गया डायरेक्टली इसके अक्रॉस। ठीक है, इसका ईएमएफ एट टाइम टी है दिस। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ईएमएफ को, या ईएमएफ एट टाइम टी को ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो करंट एट टाइम टी क्या होगा? इट इज ईएमएफ एट टाइम टी बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। और करंट एट टाइम टी इक्वल्स टू, सिर्फ आई लिखने का मतलब क्या है? इट्स करंट एट टाइम टी, जिसको आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस ईएमएफ एट टाइम टी बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ एट टाइम टी क्या है? ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाय रेजिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। सो E naught is a constant, R is resistance of the resistor, which is again a constant. Please concentrate. तो I change हो रहा है because sin of omega t change हो रहा है। I change हो रहा है because sin of omega t change हो रहा है। तो स्टूडेंट्स प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान देना है, जो मैं कहता हूं उस पे ध्यान देना है। तो I का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? तो आप बोलोगे जब मैं साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाऊंगा।
आई वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि साइन ऑफ ओमेगा डी वेरी कर रहा है। एक्चुअली टी वेरी कर रहा है तो साइन ऑफ ओमेगा डी, तो एक्चुअली टी वेरी कर रहा है तो साइन ऑफ ओमेगा डी वेरी कर रहा है, इसलिए आई वेरी कर रहा है। तो आई का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब आप साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाओगे। ठीक है, तो साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो बिठाते हो 1, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा? ई नॉट बाई आर। साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना बिठाया? 1। तो आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला? ई नॉट बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 1, इट्स ई नॉट बाई आर। दैट मीन्स व्हाट इज ई नॉट बाई आर? ई नॉट बाई आर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ई नॉट बाई आर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम लोग करंट एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, सो देखेंगे हम लोग, और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, whereas I naught equals to E naught by R. I naught equals to E naught by R is the maximum or peak value of current. इसको करंट एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ना स्टूडेंट्स, इसको मान लेते इक्वेशन 1 और इसको मान लेते इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अप्लाइड EMF. दिस इज अप्लाइड EMF अक्रॉस द रजिस्टर. This is applied alternating EMF across the resistor. ठीक है, और ये है current. This is EMF at time t, or you can say instantaneous EMF, and this is current at time t, or you can say instantaneous current. Next friends, ध्यान देते रहना है, ध्यान देते रहना है। यहाँ पे काफी चीज क्लास 11 से आएगा स्टूडेंट्स, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट से आएगा, लेकिन अगर आप भूल चुके हो तब भी टेंशन लेने वाला बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देते रहना। तो साइन के बाद जो होता है ना स्टूडेंट, साइन के बाद, ठीक है, वो है फेज। और सिर्फ फेज ना बोल के आप बोल सकते हो ज्यादा करेक्टली, इट्स फेज एट टाइम टी। इट्स फेज एट टाइम टी। मैंने फेज के बारे में काफी कुछ बोला भी था स्टूडेंट्स इस चैप्टर का इनिशियल क्लासेस में। ठीक है, सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सो फेज एट टाइम टी क्या है? EMF का ओमेगा टी और करंट का ओमेगा टी। इसका मतलब एट टाइम टी EMF का एंड करंट का फेज तो सेम है। ठीक है, एट एनी टाइम टी EMF का एंड करंट का फेज तो सेम है, फेज तो सेम है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं फेज का डिफरेंस क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का एंड ऑल्टरनेटिंग EMF का फेज का डिफरेंस क्या है? ठीक है, इन्हें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन्हें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करंट का और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और EMF अक्रॉस द रजिस्टर का फेज सेम होता है। हम लोगों ने देखा एट एनी टाइम टी इसका फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी। तो फेज का डिफरेंस कितना है? अगर फेज सेम है तो फेज का डिफरेंस है 0। इसको हम लोग स्टूडेंट्स इन फेज कहते हैं। अगर फेज का डिफरेंस 0 होता है, अगर फेज का डिफरेंस 0 होता है तो हम लोग कहते हैं इन फेज। क्या कहते हैं? इन फेज। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। हियर करंट एंड वोल्टेज across the resistor. Here current and voltage across the resistor are in phase. Are in phase. समझ में आया स्टूडेंट्स? इन फेज का मतलब फेज डिफरेंस इज 0। और इसका मतलब क्या है? इन फेज का मतलब क्या है, या फेज डिफरेंस 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स दोनों जो है एक ही साथ मैक्सिमम होगा
दोनों जो है एक ही टाइम में मैक्सिमम होगा, एक ही टाइम में 0 होगा, फिर से एक ही टाइम में मैक्सिमम होगा, एक ही टाइम में 0 होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दोनों इन फेज होगा, दोनों इन फेज होगा। हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स लास्ट क्लासेस, और यहां से भी समझ में आ रहा है कि ईएमएफ एंड करंट दे आर वेरिंग साइनोसॉइडली विद टाइम, दे आर वेरिंग साइनोसॉइडली विद टाइम। ठीक है, तो वेरी अगर कर रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है वैल्यू। ठीक है, सो दोनों एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0। तो बेसिकली आप इसको कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग कहते हैं दे आर इन फेज, दे आर इन फेज, और फेज डिफरेंस इज 0। तो स्टूडेंट्स ग्राफ भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं, प्लीज ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स। ये है टाइम एक्सिस, ठीक है, और ये है ईएमएफ एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। सो ईएमएफ इज वेरिंग साइनोसॉइडली विद टाइम। तो ग्राफ कैसा होगा? ऑलरेडी हम लोग को पता है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, दैट इज E0। मैंने सिर्फ एक साइकिल दिखाया, वैसे चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन करंट भी आया साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, दोनों का फेस सेम है, सेम है। सो इसका ग्राफ कैसा होगा? ध्यान दीजिए। तो मैं स्टूडेंट डॉट डॉट करके दे देता हूं, कुछ ऐसा होगा। आप लोगों को लेकिन डॉट डॉट करके नहीं देना स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस ड्रॉ करना है, कंटिन्यूअस ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं जस्ट मतलब ड्रॉ कर पाओ अच्छी तरह से, इसलिए डॉट डॉट करके ड्रॉ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हो गया I0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो आप देख सकते हो एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0, ऐसा चलता रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं इन फेज, इसको हम लोग कहते हैं इन फेज। दोनों का फेज सेम रहेगा हमेशा। समझ में आया स्टूडेंट्स? फेज डिफरेंस इज 0। ठीक है, और एक चीज आप बोल सकते हो सर आपने I0 को E0 के नीचे क्यों ड्रॉ किया? बेसिकली आपको कैसे पता चला कि I0 इज लेस देन E0? तो स्टूडेंट्स I0 इक्वल्स टू E0 बाई R, I0 इक्वल्स टू E0 बाई R। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि I0 इज लेस देन E0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, और एक चीज स्टूडेंट्स, यहां पे करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, इसको ज्यादा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर बोलने से ज्यादा फील आता है, इसलिए मैंने वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर बोला इसको। ठीक है, आप ईएमएफ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर दे आर इन फेज, दे आर इन फेज, इसलिए स्टडी करना इजी हुआ। लेकिन हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इन कैपेसिटिव सर्किट, इन इंडक्टिव सर्किट, उसके बाद हम लोग आर कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज देखेंगे, इंडक्टर एंड रजिस्टर इन सीरीज देखेंगे। उसमें देखेंगे स्टूडेंट्स ऐसे ग्राफ से स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक डायग्राम होता है स्टूडेंट जिसको कहते हैं फेजर डायग्राम। वो डायग्राम से स्टडी करना काफी इजी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अभी से फेजर डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, रिलैक्स रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फेजर डायग्राम बेसिकली क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, लेकिन ठीक है अगर आप लोग को याद नहीं है उतना, फिर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। सो हम लोग जस्ट
करंट एट टाइम टी एंड ईएमएफ एट टाइम टी का एक्सप्रेशन एक बार लिख लेते हैं। सो ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। करंट एट टाइम टी क्या था? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, अब सिंपली आई लिख सकते हो, ठीक है। एंड ईएमएफ एट टाइम टी क्या था? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेहतर होगा कि आप लोग इसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। ऐसे बोलने का फायदा है, मतलब ज्यादा आप करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? फेजर डायग्राम। तो स्टूडेंट्स यहां पे करंट साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, यहां पे ईएमएफ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, ठीक है। यहां पे करंट साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, यहां पे ईएमएफ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज करंट एंड ईएमएफ आर वेरिंग साइनोसॉइडली, इनको हम लोग फेजर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज फेजर? फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर, फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सब बेसिकली क्लास 11 में पढ़ाया जाता है इन द चैप्टर ऑसिलेशन, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना है जस्ट। ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। ईएमएफ का फेजर देखते हैं हम लोग, बाद में ईएमएफ करंट का देखेंगे, ईएमएफ का देखते हैं। ये है ईएमएफ का फेजर, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर which is rotating students, which is rotating like this, ठीक है, and which is rotating with angular speed omega, ठीक है। ये किसका फेजर है स्टूडेंट्स? प्लीज ध्यान देना है, ये किसका फेजर है? ईएमएफ का। तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट इज मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। ये किसका फेजर है? ईएमएफ का। इसका लेंथ और यू कैन सी इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर? इट्स ई नॉट, इट्स ई नॉट, ठीक है। एंड ये फेजर जो स्टूडेंट्स ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस रोटेटिंग लाइक दिस, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया कोई प्रॉब्लम? नो। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं टाइम 0 यहां पे था, ये फेजर ये तो रोटेट कर रहा है, तो टाइम 0 यहां पे था, तो इन टाइम t कितना एंगल रोटेट करेगा? और यू कैन सी इन टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कितना एंगल घूमेगा? सो सिंपल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कितना एंगल घुमा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, इस वेक्टर का जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन होगा अलोंग दिस एक्सिस, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या है प्रोजेक्शन? ध्यान देना है, यहां से बेसिकली इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचना है, यहां से परपेंडिकुलर खींचना है, तो ये जाके यहां पे टच होगा। यहां से हेड से अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हो तो यहां पे आके टच होगा, तो ये जो है ये वाला, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स? इस प्रोजेक्शन का वैल्यू कितना होगा? सो ये अगर ई नॉट है तो ये होगा ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये अगर ई नॉट है ये क्या होगा? ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये कितना होगा? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये अगर ई नॉट है तो ये कितना होगा? ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये कितना होगा? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एंड ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी तो ईएमएफ एट टाइम टी है, सो दिस इज ईएमएफ एट टाइम टी। समझ में आया स्टूडेंट्स? दिस इज ईएमएफ एट टाइम टी। और हम लोग को पता है ईएमएफ एट टाइम टी तो चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, कमता रहता है, बढ़ता रहता है, कमता रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? देखते हैं
प्लीज कॉन्सेंट्रेट। प्रोजेक्शन क्लियर हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स? प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हुआ। अगर ये वेक्टर है तो ये प्रोजेक्शन है, ये दो फिंगर को देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स? अगर ये वेक्टर है तो ये प्रोजेक्शन, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? ये मैंने आपको कौन सा टाइम का फिगर दिखाया? एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है? और ये प्रोजेक्शन क्या होगा? ये प्रोजेक्शन क्या है? भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, भूलने से मैं समझाऊंगा कैसे। ये क्या है? दिस इज ईएमएफ एट टाइम टी, दिस इज ईएमएफ एट टाइम टी। ये क्या आया? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आया ना। दिस इज ई नॉट, दिस इज ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, दिस इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी क्या है? ईएमएफ एट टाइम टी। और ईएमएफ एट टाइम टी तो बढ़ता रहेगा कमता रहेगा, हम लोगों ने देखा हुआ ये सब चीज। मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो। तो देखते हैं ये वेक्टर घूमने से, ये वेक्टर घूमने से, ये तो मैंने बोला कि दिस फेजर इज रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है? ये वेक्टर घूमने से ये मैक्सिमम जीरो यानी कि बढ़ते 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 मैक्सिमम, उसके बाद फिर से कमते 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 जीरो, बढ़ते 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 मैक्सिमम, कमते 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 जीरो। ऐसा होता है कि नहीं? चेक कर लेते स्टूडेंट्स। चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान देते हैं, ठीक है? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आपको काफी कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले फेजर क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो मान लीजिए यहां पे है तो फेजर कितना होगा? रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। ये अगर फेजर है तो प्रोजेक्शन क्या होगा? ये प्रोजेक्शन। यहां पे आ गया, प्रोजेक्शन कितना हो गया? इतना। यहां पे आ गया, प्रोजेक्शन कितना हो गया? इतना। तो लेंथ बढ़ रहा है कम रहा है, मतलब क्या? वैल्यू कम रहा है बढ़ रहा है? लेंथ तो मैग्नीट्यूड है ना। व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज मैग्नीट्यूड, वैल्यू। इट्स दिस लेंथ इज वैल्यू एट टाइम टी। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? ठीक है? सो ये है फेजर, किसका फेजर? ईएमएफ का। और ये क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब वैल्यू एट टाइम टी, ईएमएफ एट टाइम टी। अगर ये ईएमएफ का फेजर है तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ईएमएफ एट टाइम टी। अगर ये करंट का फेजर है तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा? करंट एट टाइम टी। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी तक तो समझ में आ जाना चाहिए ना, ठीक है? चलिए यहां से शुरू करते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहां पे जब था फेजर जीरो, क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन जीरो, ठीक है? प्रोजेक्शन जीरो। ये देखिए प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? प्रोजेक्शन, ये देखिए प्रोजेक्शन बढ़ रहा है। ये हो गया प्रोजेक्शन मैक्सिमम, ठीक है? उसके बाद यहां पे देखिए, दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? पता नहीं कैसे दिखाओ, यहां से दिखा देता हूं, ठीक है? ये देखना प्रोजेक्शन कम रहा है, ये जीरो हो गया फिर से प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन क्या है? इट्स ईएमएफ एट टाइम टी, ठीक है? उसके बाद ध्यान देना है, ये प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, प्रोजेक्शन मैक्सिमम हो गया, ठीक है? समझ में आया? आया? नेक्स्ट, ध्यान देते रहना है, ध्यान देते रहना है, ध्यान देते रहना है। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? ये देखिए प्रोजेक्शन फिर से जीरो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वाला ऐसे घूम रहा है, ठीक है? ये वाला ऐसे घूम रहा है। ये कौन है? ये कौन है? ये फेजर है, ठीक है? और प्रोजेक्शन जो है ऐसे यहां से शुरू हुआ, ये ऐसे बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर से कम हो रहा है जीरो, फिर से बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर से कम हो रहा है जीरो, फिर से बढ़ रहा है मैक्सिमम, कम हो रहा है जीरो, बढ़ रहा है मैक्सिमम, कम हो रहा है जीरो। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आया, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये है ईएमएफ का फेजर, फेजर का लेंथ, फेजर का लेंथ मैक्सिमम वैल्यू, फेजर का लेंथ मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? फेजर रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है?
समझ में आया? फेजर का जो प्रोजेक्शन होगा, फेजर का जो प्रोजेक्शन होगा, दैट प्रोजेक्शन इज बेसिकली ईएमएफ एट टाइम टी। अगर ये ईएमएफ का फेजर है तो प्रोजेक्शन इज ईएमएफ एट टाइम टी, और अगर ये करंट का फेजर है तो ये होगा करंट एट टाइम टी। जैसे जैसे फेजर घूमेगा प्रोजेक्शन बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, कमेगा, जीरो होगा, बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, कमेगा, जीरो होगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हुआ? चलिए अभी हम लोग काफी डिस्कशन कर लिया, अभी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गया ईएमएफ का फेजर, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया करंट का फेजर। बिकॉज आई नॉट से थोड़ा छोटा होता है, बिकॉज आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर, ठीक है ना। तो ये हो गया आई नॉट, आप लिख सकते हो आई नॉट, और यहां से यहां तक हो गया ई नॉट, ठीक है। ये आप कौन सा टाइम दिखा रहे हो? एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका भी फेस ओमेगा टी, इसका भी फेस ओमेगा टी, दोनों का सेम फेज है, दोनों का सेम फेज है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट, ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज करंट एट टाइम टी और प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोजेक्शन ऑफ दिस ब्लू वेक्टर, ठीक है। ये कौन सा फेजर है? ब्लू वाला कौन सा फेजर है? करंट का फेजर, और ब्लैक वाला कौन सा फेजर है? ईएमएफ का फेजर, ठीक है। सो ब्लू वाले का प्रोजेक्शन क्या होगा? इतना। समझ में आया ना? प्रोजेक्शन समझ में आया ना? इतना। सो दिस इज करंट एट टाइम टी, और ये कितना होगा स्टूडेंट्स? ये वाला, दिस इज ईएमएफ एट टाइम टी, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, हो गया फेजर डायग्राम, हो गया, ठीक है, हो गया फेजर डायग्राम। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। आप लिख सकते हो यहां पर फिगर फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट दूं, वैसे तो उससे भी कम बोलने से चलता है, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट दूं। लेकिन इतना कुछ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये डायग्राम ड्रॉ करना है। दिस इज फेजर डायग्राम, ठीक है। एक लाइन के ऊपर, मतलब दोनों फेजर एक ही लाइन में है, ये क्या समझा रहा है? दोनों फेजर एक ही लाइन में क्या समझा रहा है? ये समझा रहा है कि दे आर इन फेज। करंट का फेजर एंड ईएमएफ का फेजर एक ही लाइन में है, क्या समझा रहा है? ठीक है, कोएक्सियल है, क्या समझा रहा है? दे आर इन फेज, दे आर इन फेज, और फेज डिफरेंस इज 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। अभी देखा था ओनली अ रजिस्टर, अभी देखेंगे ओनली एन इंडक्टर, ठीक है। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, एसी सर्किट containing only an inductor, ठीक है। ऐसी सर्किट containing only an inductor, ठीक है, इसको प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी कहा जाता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स,
ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है L। ठीक है, इंडक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था स्टूडेंट्स इन लास्ट चैप्टर, तो ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस क्या है L। ठीक है, और इसके अक्रॉस लगाया हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो लैंग्वेज, कंसिडर एन इंडक्टर of inductance L, consider an inductor of inductance L connected to a AC source, connected to a alternating source। ठीक है, connected to a alternating source। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो, ध्यान देना है। EMF at time t या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF मान लेते हैं E इक्वल्स टू A0 साइन ऑफ ओमेगा t। दिस इज EMF एट टाइम t। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो, प्लीज ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, बिकॉज EMF इज ऑल्टरनेटिंग, EMF चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, बिकॉज सोर्स क्या है? ऑल्टरनेटिंग, तो करंट भी तो चेंज होगा। और करंट अगर चेंज होगा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा इन द लास्ट चैप्टर कि अगर इंडक्टर में से करंट चेंज होगा तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, उसमें EMF इंड्यूस होता है कितना? LdI/dt। हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स इन द लास्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक इंडक्टर में से अगर करंट चेंज होता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, LdI/dt, याद होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा था? बिकॉज द सोर्स इज ऑल्टरनेटिंग EMF, तो उसमें जो करंट आएगा वो तो चेंजिंग करंट होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट है यानी कि चेंजिंग करंट है, तो इसमें क्या आएगा? इंड्यूस EMF। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए। Due to alternating current, या ऐसे आप लिख सकते हो, as alternating current passes through the inductor, as alternating current passes through the inductor, EMF induces। ठीक है, EMF induces in the inductor। ठीक है, इंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा कितना स्टूडेंट्स? कितना? यस, LdI/dt। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हो, EMF इंड्यूसेस इन द इंडक्टर LdI/dt। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स बैक EMF भी कहते हैं, मैंने पढ़ाया था इसको बैक EMF भी कहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो अप्लाइड EMF को अपोज करता है, क्योंकि ये जो इंड्यूस EMF है ये अप्लाइड EMF को अपोज करता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो इंडक्टर as alternating current passes through the inductor, EMF induces in the inductor LdI/dt, also called back EMF। इसको back EMF इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये induce EMF applied EMF को oppose करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। सो applying KVL
अप्लाइंग केवीएल, लूप का नाम बोलने का जरूरत नहीं है, इसमें एक ही लूप है, इसमें एक ही लूप है। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो मान लेते हैं ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए। तो स्टूडेंट्स ये तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है, तो इसका तो कोई फिक्स्ड पोल नहीं है, इसका फिक्स्ड पोलरिटी है क्या? ठीक है, यहां से यहां आएंगे तो हम लोग बोल पाएंगे क्या हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव या लो से हाई जा रहे हैं ना हाई से लो जा रहे हैं, ऐसे बोल पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसका तो पोलरिटी चेंज होता रहेगा, ये तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना बात? तो ध्यान दीजिए प्लीज। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जब आ रहे हैं, यहां से यहां तक जब हम लोग आ रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ा। बेसिकली हम लोग मान लेते हैं कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में आ रहे हैं। किसी एक टाइम में यहां से यहां तक जब हम लोग आएंगे, मान लेते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आ रहे हैं, तो क्या होगा? प्लस ई। लो से हाई आ रहे हैं, प्लस ई। ठीक है, अभी कहां पे आ गए? यहां पे। अभी कहां पे आ गए? यहां पे। नेक्स्ट, यहां से जब यहां पे आएंगे तो इसमें ऑब्वियसली माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। वाई माइनस एल डी आई बाई डी टी? इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ? एल डी आई बाई डी टी। इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना है? एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस क्यों लिखा? बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी ईएमएफ होगा इसको अपोज करेगा, यहाँ पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर आप इसको प्लस लिखेंगे तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा, और इसको माइनस लिखेंगे तो इसको प्लस लिखना पड़ेगा। समझ में आया? टेंशन नहीं लेना है। इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए, क्योंकि आप अभी यहां पे आ चुके हो। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहां पे थे, यहां से यहां गए, मान लेते कि जब हम लोग यहां से यहां गए तब हम लोग लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल गए, इसलिए मैंने ई लिखा, और तब ईएमएफ था ई। ठीक है, अभी यहां से यहां जाएंगे तो यहाँ पे जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इसको अपोज करता है। तो अगर इसको पॉजिटिव लिखा आपने तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कितना आया था? एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से यहां आए, ठीक है, पोटेंशियल एट ए, यहां से यहां आए प्लस ईएमएफ, यहां से यहां आए माइनस एल डी आई बाई डी टी। अभी कहां पे है? यहां पे। ठीक है, अभी यहां पे, तो इक्वल्स टू जहां पे है वहां का पोटेंशियल, बेसिकली ये तो ए है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ए पोटेंशियल एट ए क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये तो काफी दिनों से आप कर रहे हो, ये कि नहीं? केवीएल तो आप बहुत दिनों से यूज कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? बहुत दिनों से आप केवीएल अप्लाई कर रहे हो, तो पोटेंशियल एट है, कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो ये सब चीज लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सिंपली लिख सकते हो अप्लाइंग केवीएल इन द लूप। नाम लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही लूप है। ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान देते रहिए, ध्यान देते रहिए। सो इम्प्लाइज एल, इसको उसल लेके आता है। सो एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा? ई। एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा? ई। सो इम्प्लाइज डी आई इक्वल्स टू, ध्यान से ई के जगह पे लिखेंगे ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ई के जगह पे लिखेंगे ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एल नीचे आएगा, ठीक है, और डी टी उधर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं।
सो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू ई नॉट तो मैक्सिमम ईएमएफ कांस्टेंट, एल तो इंडक्टेंस है, सो फॉर ए गिवन इंडक्टर इंडक्टेंस इज कांस्टेंट, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेट करना आता है स्टूडेंट्स हम लोग को। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अगर एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होगा, आई। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। ई नॉट बाई एल। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स, माइनस कॉस ऑफ एम एक्स बाई एम। एम किसको बोल रहा हूं मैं, ओमेगा को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स क्या था फॉर्मूला, माइनस कॉस ऑफ एम एक्स बाई एम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नो। तो ये तो लिमिट नहीं है, ठीक है, ये तो लिमिट नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप सिंपली सी लिख सकते हो, ठीक है, या कांस्टेंट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस सी का वैल्यू चाहिए मुझे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अभी आप कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये करंट इक्वल्स टू क्या होगा, करंट प्लस करंट ही तो होना पड़ेगा ना। करंट इक्वल्स टू, ये सब क्लास 11 में पढ़ाया जाता है और आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए, जनरल लॉजिक। करंट इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, करंट प्लस करंट होना पड़ेगा। करंट इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज प्लस फोर्स होगा क्या। करंट मस्ट बी इक्वल्स टू करंट प्लस करंट। समझ में आ रहा है ना, इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी वही डायमेंशन होना पड़ेगा, इसका भी वही डायमेंशन होना पड़ेगा। ऐड तो तभी हो सकता है, ऐड तो तभी हो सकता है जब डायमेंशन सेम हो। सो करंट मस्ट बी इक्वल्स टू करंट प्लस करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, आया आया। ऐड तभी हो सकता है, सबट्रैक्ट तभी हो सकता है जब डायमेंशन सेम हो। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। बट दिस करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है, ये करंट एट टाइम टी है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। दिस करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ये तो चेंजिंग है, ये तो चेंजिंग है, ये भी चेंजिंग है, टाइम है यहाँ पे तो ये भी चेंज हो रहा है। दिस करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये भी चेंज होगा, ये तो चेंज हो रहा है, ये भी चेंज होगा, तो इसको भी तो चेंज होना पड़ेगा। लेकिन कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, लेकिन कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। इसका मतलब इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स, आया आया। और एक बार, करंट मस्ट बी इक्वल्स टू करंट प्लस करंट। बट ये करंट तो चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, टी है, टाइम है, टाइम तो चेंज होगा तो ये भी चेंज हो रहा है, तो इसको भी तो चेंज होना पड़ेगा। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैसे चेंज होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये 0 है। समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये 0 है। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया आया। So here constant C equals to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो therefore I equals to, यानी कि करंट एट टाइम t, what is I, करंट एट टाइम t is equals to A naught by omega L minus cos of omega t। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना, समझ में आया। यहां पे कांस्टेंट नॉन जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो कांस्टेंट चेंज कैसे होगा। अगर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, करंट इक्वल्स टू करंट प्लस करंट। ठीक है, अगर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा। लेकिन ये तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, यहां पे ये हो ही नहीं सकता। तो हो ही नहीं सकता मतलब क्या है, 0। समझ में आया ना, आया स्टूडेंट्स।
So this is current at time t. This is current at time t. तो स्टूडेंट्स ये सब चीज थोड़ा डब कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स ये है हम लोग का करंट एट टाइम t, जिसको मैंने यहां पे लिखा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो दिस इज करंट एट टाइम t. इसको थोड़ा ठीक ठाक करते स्टूडेंट्स. बेसिकली हम लोग को इस फॉर्म में लिख के आना है. अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो इस फॉर्म में लिख के आना है. I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ, इस फॉर्म में लिख के आना है. ठीक है, तभी हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है. कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं. यस और नो? यस. कॉस थीटा को हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? यस. तो ध्यान दीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए. सो और I इक्वल्स टू माइनस ए नॉट बाई ओमेगा एल. कॉस थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस या पाई बाई 2 लिख सकते हैं. 90 के जगह पे पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो, नो. नेक्स्ट, और I इक्वल्स टू ए नॉट बाई ओमेगा एल. स्टूडेंट्स हम लोग को पता है ये सब चीज. साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है. ये पता है ना आप लोगों को. साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स. तो प्लीज ध्यान दीजिए, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स. तो माइनस को हम लोग अंदर घुसा सकते हैं. यस और नो? माइनस साइन एक्स की जगह पे हम लोग साइन ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस साइन एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स. तो साइन, इस माइनस को अंदर घुसा सकते हैं जैसे कि यहां पे अंदर घुसा. ठीक है ना? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस. आ गया इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया. I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ. समझ में आया स्टूडेंट्स? इस फॉर्म में ही लाना है, इस फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, तभी हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, ध्यान देते रहना है, ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स. E नॉट इज ए कांस्टेंट, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, L इज ए कांस्टेंट. ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करते रहना है स्टूडेंट्स. तो I चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज साइन चेंज हो रहा है. साइन ऑफ दिस वैल्यू चेंज हो रहा है. ये साइन फंक्शन चेंज हो रहा है. यस और नो? यस और नो? तो I मैक्सिमम कब होगा? I का मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगा? जब आप साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाओगे. साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1. साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1. तो आपको I का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला? E नॉट बाय ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाय 1. इट इज E नॉट बाय ओमेगा एल. I का मैक्सिमम वैल्यू आपको तब मिलेगा जब आप साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाओगे. साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज 1. तो E नॉट बाय ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाय 1, इट्स E नॉट बाय ओमेगा एल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं और I इक्वल्स टू E नॉट बाय ओमेगा एल. तो मैक्सिमम वैल्यू है, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया. तो इसके जगह पे लिख सकते हैं I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ठीक है, where I naught equals to E naught by omega L. I naught equals to E naught by omega L is the maximum value of current. Is the maximum value of current. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया. नेक्स्ट आप इसको देखिए और इसको देखिए. ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप इसका भी हेल्प ले सकते हो. सो दिस इज बेसिकली करंट एट टाइम टी. यही आया मेरा करंट एट टाइम टी. मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर पाऊं इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लेके गया. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आप लोग ये भी बोल सकते हो
सर आपने cos थीटा की जगह पे sin ऑफ 90 माइनस थीटा लिखा, बट cos थीटा तो sin ऑफ 90 प्लस थीटा भी होता है। हम लोग को पता है स्टूडेंट sin ऑफ 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे सो I इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल। cos थीटा की जगह पे अगर मैं sin ऑफ 90 प्लस थीटा लिखूंगा तो क्या इसको मैं इस फॉर्म में ला पाऊंगा? क्या मैं इसको इस फॉर्म में ला पाऊंगा? नहीं ला पाऊंगा। कैसे? कैसे? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन रह गया, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव साइन रह गया। ठीक है ना, समझ में आया? तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे sin ऑफ 90 माइनस थीटा ही लिखना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इस फॉर्म में ला पाए। ये वाला इस फॉर्म में नहीं आया, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रह गया, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं रह सकता। समझ में आया स्टूडेंट्स? कंसंट्रेट करते रहना है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्राफ, उसके बाद देख लेंगे फेजर डायग्राम। सबसे पहले देख लेंगे ग्राफ। सो बहुत इजी। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो ई तो ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो ऐसा होगा ग्राफ, सिंपल। ठीक है, ये क्या है? ई नॉट। ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स? ईएमएफ का। ठीक है, करंट का कैसा होगा स्टूडेंट्स? ये तो माइनस कॉस आया, माइनस कॉस का ग्राफ कैसा होता है? तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखें, ये प्लस साइन, ठीक है, ये माइनस साइन, ठीक है, ये सब याद रखना स्टूडेंट्स। देन ये प्लस कॉस, ये जस्ट मैं एक एक साइकिल दिखा रहा हूं, एक एक साइकिल। ठीक है, और माइनस कॉस कैसा होगा? सॉरी, तो फिर से प्लस कॉस ड्रॉ कर लिया। दिस इज माइनस कॉस। ठीक है, तो ये सब ग्राफ याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस कॉस, माइनस कॉस। ठीक है, सो आई कैसा आया था? माइनस कॉस आया था। तो ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? ग्राफ कैसा होगा? समझ में आया? आया? मैंने जस्ट एक साइकिल दिखाया, आप लोगों को ऐसे डॉट डॉट करके नहीं देना स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस ड्रॉ करना है, कंटिन्यूअस ड्रॉ करना है। सो ये है करंट का, ये है करंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है ई नॉट और ये है आई नॉट। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट, अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, ईएमएफ का फेज क्या है? टाइम टी। क्या बोला था मैंने? साइन के बाद जो होता है वही है फेज। ठीक है, ईएमएफ का फेज क्या है? टाइम टी, ओमेगा टी। और करंट का फेज क्या है? टाइम टी। साइन के बाद क्या दिख रहा है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इस बार तो फेज सेम नहीं है, इसका फेज है टाइम टी ओमेगा टी और इसका फेज है टाइम टी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब स्टूडेंट्स, फेज में डिफरेंस कितना है? इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो फेज में डिफरेंस क्या है? पाई बाय 2। फेज में डिफरेंस क्या है? पाई बाय 2 का डिफरेंस है। यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। मतलब करंट जो है स्टूडेंट्स, करंट पाई बाय 2 फेज पीछे रहेगा। ईएमएफ का जो भी फेज रहेगा, ईएमएफ का जो भी फेज रहेगा, करंट पाई बाय 2 फेज पीछे रहेगा, लैग करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से आप लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो। ठीक है, इसको 1 दे दो और इसको फाइनल इक्वेशन को 2 दे दो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2. It is clear that current lags behind EMF. Current lags behind EMF by phase angle pi by 2 या simply by phase pi by 2. Current lags behind EMF by phase angle pi by 2. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? EMF का जो भी फेज होगा करंट पाई बाई 2 फेज पीछे रहेगा. करंट पाई बाई 2 फेज पीछे रहेगा. यहां पे भी दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे भी दिख रहा है. जैसे कि EMF मैक्सिमम है, क्या करंट भी मैक्सिमम है? तब ना, करंट तब जीरो है. EMF जब मैक्सिमम है, क्या करंट भी मैक्सिमम है? ना, करंट पाई बाई 2 फेज पीछे, करंट तब जीरो है. समझ में आ रहा है? इस बार एक साथ मैक्सिमम एक साथ जीरो ऐसा नहीं होगा. एक साथ मैक्सिमम एक साथ जीरो कब होता है? जब इन फेज होता है, जब सेम फेज होता है, जब फेज डिफरेंस जीरो होता है. लेकिन इस बार करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय फेज एंगल पाई बाई 2. ठीक है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वेरी इजी. होगा. सो ये है EMF, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये है EMF. ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स? यस, E नॉट. वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और ये वाला ओमेगा टी. ठीक है, अभी आपको क्या ड्रॉ करना है? ये तो EMF का फेजर है. ठीक है, अभी आपको करंट का फेजर ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ ओमेगा टी है क्या? ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है. ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है. ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है. तो प्लीज ध्यान देना है, प्लीज ध्यान देना है. ये गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? ये गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स फेजर डायग्राम से मतलब काफी इजीली सब कुछ चीज सॉल्व हो जाता है. वो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे फेजर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता रहेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट. आपको जस्ट ये बात याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे करंट जो है EMF से लैग करता है बाय फेज एंगल पाई बाई 2. ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहेगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहेगा उससे करंट लैग करेगा बाय फेज एंगल पाई बाई 2. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया ना स्टूडेंट्स? हम लोगों ने देखा था कि फॉर अ प्योरली resistive circuit, for a purely resistive circuit, I naught था E naught by R. ठीक है, and for a purely inductive circuit, I naught क्या है स्टूडेंट्स? I naught क्या है? E naught by omega L. E naught by omega L. I naught है E naught by omega L. ठीक है, सो ध्यान देना स्टूडेंट्स. सो comparing the above two equations, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स कंपेयर करोगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे क्या है? तो देखोगे इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस की जगह पे क्या है? ओमेगा एल. ठीक है, रेजिस्टेंस की जगह पे क्या है स्टूडेंट्स? ओमेगा एल है. इसका मतलब फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, जिसके अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया गया, इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते आप, रेजिस्टेंस जैसा
ऑपोजिशन आप बोल सकते हो, ऑपोजिशन। रेजिस्टेंस क्या करता है? ऑपोज करता है, ठीक है। तो इस सर्किट का इफेक्टिव ऑपोजिशन, ठीक है, इस सर्किट का मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स? ओमेगा एल है। रेजिस्टेंस की जगह पे कौन है? ओमेगा एल। रेजिस्टेंस की जगह पे कौन है? ओमेगा एल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आया? सो यहां पे आप लिख सकते हो ओमेगा एल इज द इफेक्टिव ऑपोजिशन, effective opposition offered by inductor to the flow of AC, ठीक है, and is called inductive reactance, ठीक है। सो ओमेगा एल इज द मेजर ऑफ, लिख लीजिए, ओमेगा एल इज द मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी, और इसको क्या नाम दिया गया स्टूडेंट्स? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसका नाम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये ठीक रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, ठीक है। इन केस ऑफ इंडक्टर जिसके अक्रॉस एसी सोर्स लगाया गया है, वो एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस ओमेगा एल का अगर मैं आपको यूनिट पूछूं, ऐसा यूनिट पूछूं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ओम, ठीक है। इस ओमेगा एल का यानी कि रिएक्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? सो ओमेगा एल इज द measure of effective opposition offered by an inductor to the flow of AC and is called inductive reactance। इसको डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? एक्सएल से, एक्सएल, ठीक है। सो एक्सएल इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, या इन टर्म्स ऑफ अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखना चाहो तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, सो इट्स 2 पाई एफ एल। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नेक्स्ट और एक चीज देख लीजिए, ये सब चीज आप लोगों ने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स, लिख लिया हो गया? आप करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? वैसे रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। इंडक्टर जो अपोज करता है करंट के फ्लो को, अल्टरनेटिंग करंट को जो अपोज करता है, उस अपोजिशन को क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और डिनोट किससे करते हैं? एक्सएल से। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो हम लोगों ने देखा अभी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है, या आप बोल सकते हो 2 पाई एफ एल, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई एफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, फॉर एसी, फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट क्लियरली दिख रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। For AC, inductive reactance is directly proportional to frequency. फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो रिएक्टेंस ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा तो रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा, यानी कि रुकावट बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा रोकेगा, ज्यादा अपोज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट इज रिएक्टेंस? इट्स काइंड ऑफ अपोजिशन, रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, ठीक है। समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा तो अपोज कम करेगा, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा अपोज करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? चलिए डीसी के लिए भी देख लेते हैं। फॉर डीसी एक्सेल तो 0 होगा। कैसे 0? क्योंकि डीसी में तो कोई साइकिल ही नहीं होता स्टूडेंट्स। डीसी में कोई साइकिल होता है क्या? नहीं।
साइकिल अगर नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0, और फ्रीक्वेंसी अगर 0 तो एक्सेल कितना, 0। फ्रीक्वेंसी अगर 0 तो ये एक्सेल कितना, 0। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं इंडक्टर allows DC flow through it easily। ठीक है, क्योंकि डीसी के लिए रुकावट यानी कि ऑपोजिशन कितना है स्टूडेंट, 0, एंड opposes flow of AC through it। AC के फ्लो को अपोज करता है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो अपोज ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो अपोज कम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट और एक चीज कहां पे लिखूं? ये सब तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिख लिया ना, सब कुछ ऑब्वियसली लिख लिया होगा। ये सब याद रखना है, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस कोस, माइनस कोस, ये सब याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट IRMS इक्वल्स टू I0/√2, पता है हम लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट, और IRMS इक्वल्स टू I0 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं E0/ωL, E0/ωL। ωL को तो हम लोग एक नाम दिया स्टूडेंट्स, एक्सेल। ωL को तो एक नाम दिया हम लोगों ने, एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, सो I0 के जगह पे लिखा E0/XL। ठीक है, डिनोट करते हैं इसको हम लोग एक्सेल से, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, √2 के जगह पे √2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट IRMS। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि ERMS ऑल्सो इक्वल्स टू E0/√2, ERMS भी E0/√2 आया था। तो E0/√2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, E0/√2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ERMS/XL। सो ये रिलेशन भी वैलिड है, ये रिलेशन भी वैलिड है। ठीक है, IRMS इक्वल्स टू ERMS/इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक रिलेशन क्या, I0 इक्वल्स टू E0/XL। ठीक है, ये वाला भी आप लिख के रखिए कहीं पे, I0 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख के, यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं, सिंस I0 इक्वल्स टू E0/XL। ठीक है, तो स्टूडेंट्स I0 इक्वल्स टू E0/XL करेक्ट, IRMS इक्वल्स टू ERMS/XL करेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूं करंट एट टाइम t, कुछ नहीं लिखा, मतलब करंट एट टाइम t इज इक्वल्स टू EMF एट टाइम t/XL, ये गलत हो गया स्टूडेंट्स, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, करंट एट टाइम t इज नॉट इक्वल्स टू EMF एट टाइम t बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये गलत है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। क्या मैंने कभी बोला? ऐसा नहीं बोला कभी भी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये गलती कर देता है कोई कोई। ठीक है, क्योंकि I0 इक्वल्स टू E0/XL, IRMS इक्वल्स टू ERMS/XL, तो कोई कोई गलती से I इक्वल्स टू यानी कि करंट एट टाइम t इक्वल्स टू EMF एट टाइम t/XL लिख लेता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा सब कुछ?